हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। बिल्कुल प्रश्न और उत्तर ही रहेंगे, यहाँ पर कोई ऑप्शन वाला नहीं है, वन लाइनर ही पॉइंट रहेगा। तो आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोगों का केवल 20 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग टोटल तैयारी पर अपनी ध्यान दीजिए और कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जल्दी से जल्दी जितना से ज़्यादा हो सके उतनी ही प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल तो रटने पर कम जोर दीजिए, केवल प्रैक्टिस करिए और दिमाग में बिठा कर करिए, ध्यान से करिए कि ताकि आप लोग भूल ना सको। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत। बहुत ही ज़बरदस्त रचना है, पूछी जा सकती है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन हैं? तो वीरों का कैसा हो बसंत है किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ये, वीरों का कैसा हो बसंत। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार को कहा गया है। किसे? बनारस अखबार को कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन से कवि हैं? तो पूछ रहा है प्रश्न, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन से कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये। किसकी? निराला जी की रचना है। अगला है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? तो भक्ति रस को हुई है। किसको हुई है? तो भक्ति रस को हुई है। अगला पॉइंट है, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर दास जी। कौन होंगे? कबीर दास की रचना है ये। अगला पॉइंट है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था? 1965 में हुआ था। पॉइंट करके लिख लीजिएगा। किस रचना के लिए हुआ था? उर्वशी के लिए हुआ था। किसके लिए? उर्वशी के लिए हुआ था। अगला है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी पहले है किसका? जयशंकर प्रसाद का है। यह एक महाकाव्य है। क्या है? यह एक महाकाव्य है। अगला है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव किसकी रचना है? पल्लव है सुमित्रानंदन पंत की रचना। कौन सी? पल्लव रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। हिंदी और उर्दू को क्या है? मान्यता प्राप्त की गई भाषा है ये, हिंदी और उर्दू। तो चलिए अगला प्रश्न। आज के प्रश्न में सभी प्रश्नों का निचोड़ होगा, कोई पॉइंट वगैरह कुछ न देखिएगा, सिर्फ प्रश्न देखिएगा। अगला है प्रश्न, अब देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है। किसकी है? नागालैंड की है। अगला है, त्रिपुरा की राजभाषा है। तो त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगला भाषा त्रिपुरा की राज्य भाषा के अंतर्गत आती है। अगला, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। कौन सी? प्रेम सागर। अगला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है। क्या? क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कार हैं। तो कौन है? सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। कौन होंगे? अमृतलाल नागर हैं। अगला है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो झरना कैसा काव्य है? यह है जयशंकर प्रसाद की रचना। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। अगला है, इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। किस देश में बोली जाती हैं अधिकतम? तो अपने भारत में ही ऐसा राज्य है जिसमें अधिकतम संख्या में
क्या आप लोगों को देखा जाएगा सभी भाषाओं की बोली आती है अपने भारत के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है चारुता। क्या है? चारुता है। अगला है भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कितने में? 4 वर्गों। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह है। तो भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह क्या है? इंडो आर्यन है, जो भारत में सबसे अधिक बोला जाता है। क्या? इंडो आर्यन है। अगला है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र और विशेष से संबंधित होती हैं। किससे? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, जिसे आंचलिक रचनाएं कहा जाता है। अगला है किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो किस नाटककार ने अपने किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। अगला है कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो कौन से एक व्यंग्य लेखक हैं? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि थे। कौन थे? मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि कौन होंगे? कबीरदास जी हैं। कौन होंगे? कबीरदास जी के बारे में कह रहा है। अगला है प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृति हुई, जिसे नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? पिंगल भाषा दिया गया है। क्या है? पिंगल भाषा दिया गया है। अगला है निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है, भवभूति के राम के निकट। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? किस आलोचक का होगा? यानी हिंदी के रचनाकार के बारे में बात कर रहा है, तो रामविलास शर्मा के, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अंतर्गत आता है ये। आगे देखते हैं। अगला है कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की भाषा है सधुक्कड़ी। कैसी भाषा है? कबीरदास की सधुक्कड़ी भाषा है। और क्या है? कबीरदास को क्या कहा जाता है? तो कबीरदास को पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी नवाजा गया है, यानी कि उनको पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी कहा जाता है। अगला शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी किसकी रचना है? भूषण की रचना है। कौन सी? शिवा बावनी, भूषण की रचना है ये। अगला है बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? किसके बारे में पूछ रहा है? तो मतीराम के बारे में कह रहा है, जिसकी रचना है कौन सी? ललित ललाम मतीराम की रचना है। अगला है भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ माना जाता है? शिवराज भूषण माना जाता है। क्या है? शिवराज भूषण माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी सतसई के लिए लिखी गई हैं। किसके लिए? बिहारी सतसई के लिए लिखी गई हैं। अगला है वीर गाथा के कवि नहीं हैं। तो कौन है वीर गाथा के कवि नहीं माने जाते हैं? नामदेव सिंह हैं, जो वीर गाथा के कवि नहीं माने जाते हैं। अगला है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन से कवि थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कह रहे हैं। किसके? निराला जी के बारे में कहा जा रहा है। अगला है पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। चिंतामणि के रचयिता कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कौन सी? चिंतामणि। अगला है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखने वाले कौन से कवि हैं? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। इसके पहले में हो चुका है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि किसे कहा जाता है? तो कबीरदास जी को कहा जाता है। निर्गुण भक्त कवि
कहा जाता है। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। अगला है बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीति काल के कवि थे। कौन? बिहारी जी। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित रचना हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन में के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका के उसका शीर्षक था क्या? हिंदी साहित्य का विकास था। क्या था? हिंदी साहित्य का विकास था। अगला प्रश्न है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या होगा? रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस है। अगला है जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल का माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? किस इतिहासकार की है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। केरल की राज्य भाषा कैसी है? तो केरल की राज्य भाषा है मलयालम है। नागालैंड की अंग्रेजी भाषा है। अगला है हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय यानी हिंदी को राजकीय भाषा यानी कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1965 को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कब? 26 जनवरी 1965 ईस्वी को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो अंग्रेजी भाषा को नहीं दी। इसके पहले यही क्लास में ये प्रश्न हो चुका है। कौन सी भाषा आष्टी समूह से संबंधित है? तो खासी भाषा आष्टिच भाषा समूह से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ की उत्पत्ति नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? मराठी भाषा नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? ये भी हो चुका भारत में। अगला है अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने किया है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ करने वाले कवि यानी कि कौन थे जिसने सबसे पहले पहल किया है? लॉर्ड मैकाले ने है। ये रहे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी क्योंकि प्रश्न सीधा था, सीधा उत्तर है। वन लाइनर पॉइंट के अनुसार मैंने पूरे प्रश्न आप लोगों को प्रवाहित करवा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। छोटी सी क्लास रहती है पर प्रश्नों की संख्या बहुत ज़बरदस्त देते हैं हम। तो चैनल पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।